एसी कंपनियों के आप देखिए, ज़रा बयान देखिए, वो कह रहे हैं 300% हमारे बिजनेस में उछाल आया है। यानी छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में सबके घर एसी लग गए। पहले इन्होंने यमुना जी में सारा पानी खींच लिया पीने का, यमुना जी में नाला छोड़ दिया। वजीराबाद पुल पर दिल्ली सारा पानी खींच लेती है और आगे ओखला वाले ब्रिज पर सारा सीवेज छोड़ देती है। हम पर्यावरण के मुद्दे पर अतुल कृष्ण भारद्वाज जी से बात कर रहे हैं। हमारे जो पंच महाभूत हैं, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये जो हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी संरक्षा कैसे की जाए जिससे समाज पर प्रतिकूल असर न पड़े, अनुकूल असर लोगों के जीवन पर दिखाई दे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा देवेश जी। तिलक पत्रिका के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि सारे शहर सुरसा के मुख की तरह बढ़ रहे हैं। शहर के चारों ओर 20 किलोमीटर तक कॉलोनियाँ कट रही हैं और सारी उपजाऊ ज़मीन उसमें जा रही है। इतनी उपजाऊ ज़मीन जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके उपाय पृथ्वी को बचाने का, सबसे पहले मैं पृथ्वी माता से शुरू करता हूँ, क्योंकि वो हमारी माँ है। हमारा 29% भूमि भगवान ने हमको दी। जब भगवान बारह ने धरती को सागर में से निकाला तो 71% पर पानी और 29% पर भूमि, इसलिए उनको विष्णु पत्नी बोलते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। अब ये पृथ्वी कैसे बचे, तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल बनाई थी कि छोटे छोटे भागों में रहना, छोटे छोटे गाँव में। शहर भी होता था, जैसे मथुरा नगरी, अयोध्या नगरी, ये 7 कोस लंबी 7 कोस चौड़ी थी। अभी जो हिस्ट्री पर विद्यार्थी रिसर्च करते हैं, विजयनगरम साम्राज्य की राजधानी हम्पी, तो वो एक मोहल्ला यहाँ बसाए तो 2 किलोमीटर बाद एक मोहल्ला बसाए। जैसे संभल को आप देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान की दूसरी राजधानी दिल्ली को देखेंगे, तो उसके मोहल्ले 2-2 किलोमीटर बाद थे। तो लोगों को पर्यावरण बीच में था। अब हम ग्रीन बेल्ट छोड़ रहे हैं, बीच में पार्क छोड़ रहे हैं, लेकिन पूरा पर्यावरण तो नहीं छोड़ रहे। तो इसको, पृथ्वी को यदि बचाना है तो वही लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, छोटे छोटे भागों में रहना। ये जो हम सुरसा के मुख की तरह शहरों को 3-3 करोड़ की आबादी के शहर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे बड़ा दोष हमारा ये रहा सरकार का, जो शुरू से रहा आज़ादी के बाद से। IAS ऑफिसरों ने शहरों में रहने के चक्कर में सारे जो केंद्रीय सरकार के संस्थान और राज्य सरकार के संस्थान थे, वो बड़े शहरों में रखे। आप गिन लीजिए, पूरे स्टेट के, पूरे सेंटर के जितने संस्थान मिलाकर हैं, अगर आप उनको एक एक न्याय पंचायत में ट्रांसफ़र कर दें तो हर न्याय पंचायत के हिस्से में एक संस्थान आएगा। उससे पूरा देश एक साथ डेवलप होगा। नहीं तो कहीं ज़मीन का भाव 20 लाख रुपए मीटर है और कहीं 20 लाख रुपए में 20 एकड़ ज़मीन आ रही है। ये जो असमानता है विकास की, कहीं का व्यक्ति को लगता है कि मैं अपना पूरा घर बार बेच दूंगा तो मुंबई में एक फ्लैट नहीं खरीद पाऊंगा। तो ये जो असमानता है, इसलिए है कि एक जगह हमने सारा विकास रख दिया और एक जगह हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर अगर हर संस्थान एक न्याय पंचायत में होगा, एक एक संस्थान, तो वहाँ शिक्षा भी अच्छी होगी, चिकित्सा भी अच्छी होगी और आबादी का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है। दूसरे, सरकार अगर ये नियम बना दे कि कोई भी व्यक्ति नीचे पक्का नहीं करेगा, हर व्यक्ति नीचे कच्ची जमीन रखेगा और पिलर के ऊपर पहली मंजिल से मकान शुरू करेगा, तो एक तो पार्किंग की जो समस्या है, जो लड़ाई हो रही है शहरों में कि कार तेरी खड़ी होगी कि मेरी खड़ी होगी, और दूसरे नीचे गाय पालना, पशु पालना, जो भी आपको रखना, अपनी किचन गार्डन चलाना, कच्ची ज़मीन होगी तो व्यक्ति धनिया कर ले, पुदीना कर ले, हरी मिर्च कर ले, सब्जियां कर ले, सब हो जाएगा। और चारों ओर, हर मकान के चारों ओर एक छोटी सी ग्रीन बेल्ट सरकार अगर कर दे कि भाई 10 फीट की भी रहेगी, तो उसमें अगर पेड़ खड़े हो जाएंगे तो उन पेड़ों से क्या होगा कि चारों तरफ से मकान ठंडा रहेगा। ये जो आज AC हम पक्के मकानों में लगा रहे हैं, चूँकि मकान इतनी बुरी तरह तपते हैं, फिर AC लगाना पड़ता है, लेकिन चारों तरफ अगर मकान के पेड़ होंगे तो वो तपेगा नहीं, ठंडक रहेगा, तो पंखे से ही काम चल जाएगा। तो ये धरती को बचाने की, वायु को बचाने की, चूँकि हर AC में जो गैस होती है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा ओजोन की लेयर को छेद करती है। और इस बार भाई साहब AC कंपनियों के आप देखिए, ज़रा बयान देखिए, वो कह रहे हैं 300% हमारे बिजनेस में उछाल आया है। यानी छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में सबके घर AC लग गए।
बिजली का बिल वही 1 किलोवाट का है, लेकिन अब वो जुगाड़ से, हिंदुस्तान में तो जुगाड़ चलता है। तो पृथ्वी को बचाना, दूसरे जल को बचाने के लिए अगर सरकार ये हर एक आरओ कंपनी को ये निर्देश दे दे कि भाई आपका जो वेस्ट वाटर आप निकालते हैं, 1 गिलास पानी आप पीते हैं तो 4 गिलास आप छान देते हैं, तो वो 4 गिलास जो पानी है वो नाली में जा रहा है, और उसमें इतनी ताकत है भाई साहब, क्योंकि सारे मिनरल्स तो उसमें चले गए। तो वो पानी व्यक्ति अपने किचन गार्डन में, पेड़ों में जब यूज़ करेगा, अपने कपड़े धोने में, वो एक साथ में एक प्लास्टिक का टैंक रहे, वो आरओ के साथ लगाना अनिवार्य हो, ये तो सरकार को निर्देश जारी करना है। वो मैं तो कथावाचक हूँ, मेरे कहने से तो होगा नहीं, मैं तो एक सुझाव दे सकता हूँ। तो वो जो वेस्ट वाटर है वो घर में यूज़ होगा। तीसरा जो वेस्ट वाटर है, हर घर में, हर बाथरूम में अगर ये कहा जाए कि भाई जो आप कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने का जो पानी निकल रहा है, जो भी आपका गंदा पानी है, उसे आप एक बड़े टब में इकट्ठा करो और शौचालय में उसको प्रवाहित करो। उस टब को शौचालय से जोड़ दो। जो शौचालय की टंकी में पानी फ्लश बहाने के लिए जाता है, उसको कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपका फ्रेश वाटर जाए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कितनी बड़ी बदतमीजी हो रही है देश में। मैं बदतमीजी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ को साक्षात हत्या कर रहे हैं। पहले इन्होंने यमुना जी में सारा पानी खींच लिया पीने का, यमुना जी में नाला छोड़ दिया। वजीराबाद पुल पर दिल्ली सारा पानी खींच लेती है और आगे ओखला वाले ब्रिज पर सारा सीवेज छोड़ देती है। एक भी बूंद पानी यमुना जी का शुद्ध नहीं आता आगे। यही हाल इन्होंने अब गंगा जी में शुरू कर दिया। हर शहर में गंगा जल की सप्लाई शुरू कर दी, गंगा जी में पाइपलाइन, अब गंगा जी में पानी नहीं बच रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी नदी का 50% से ज़्यादा पानी आप नहीं ले सकते। और पानी आप काय में यूज़ कर रहे हैं? एक जरा सा टॉयलेट गए, 50 ग्राम आपको टॉयलेट आई और आपने 5 लीटर पानी भर से बहा दिया। तो गंदे पानी जो घर में जितना कपड़े धो के निकल रहा है, आरओ में से जितना निकल रहा है, वो इतना निकल रहा है कि अगर आप उसका एक टैंक बना दें तो वो पानी सप्लाई भी नहीं, वो पूरा हो जाएगा उसमें। तो कम से कम फ्लैश में बहाना है तो गंदा पानी बहाओ, कम से कम गंगा जल जैसे शुद्ध पानी को आप फ्लैश में, तो गंगा जल तो केवल आप उतना दो जितना पीने के लिए आवश्यक है। अब ये नीति तो सरकार ही बनाएगी, ये नीति तो मैं नहीं बनाऊंगा। गंगा जल प्रत्येक परिवार में उतना दो जितना पीने के लिए आवश्यक है। बाकी जो वहाँ का लोकल पानी है, जो खराब है, जो खारा है, वो और चीज़ों में यूज़ होगा। तो ये पानी को बचाने का ये बहुत बड़ा साधन है। इसी प्रकार अग्नि को बचाने का, अग्नि जो अब गोबर गैस का इतना छोटा सा प्लांट लग जाता है, एक छोटे से प्लास्टिक के ड्रम में भी गोबर गैस लग जाती है। सब जगह सरकार की गौशाला है, गोबर सरकार फ्री दे सकती है, गोबर आदमी कहीं से भी ले सकता है, गोबर की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति अगर अपने यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा ले भाई साहब, तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक 5 लीटर गोबर से एक घर का खाना बन जाता है। और उसकी जो स्लरी निकलती है, वो स्लरी इतनी, उससे बढ़िया तो खाद कोई होता ही नहीं है। ये सारे यूरिया की कमी खत्म हो जाती है। तो अग्नि का समाधान ये है। तो वायु का समाधान आपके पेड़, जो किसान को आप पैसा दें सीधा, वन विभाग को ना देकर, वो सारा समाधान कर देंगे। आप कितनी भी फैक्ट्रियां लगा लीजिए, उससे 100 गुने पेड़ लगाइए, ये रिकॉर्ड में मत दिखाइए, ज़मीन पर दिखाइए कहाँ है। तो आप देखिए सरकार की जितनी लैंड पड़ी है, गोचर भूमि पड़ी है, जितनी लैंड तमाम ट्रस्टों की पड़ी है, सरकार की ज़मीन, वन विभाग की, सबको पीपल से, बट वृक्षों से, उनसे फलदार वृक्षों से भर दो आप। पहले जितने शासक होते थे भाई साहब, सड़क के किनारे हम बचपन में चलते थे, आम के पेड़ होते थे। अब ये 4 लेन के चक्कर में सब आम के पेड़ कट गए। अब काय के पेड़ लगा रहे हैं? लिप्टिस के। उससे क्या होगा भाई? आम के पेड़ पे कम से कम फल आते थे, बंदर खाते थे, पक्षी खाते थे, सबका पेट भरता था, गरीब लोग भी खा लेते थे। अब क्या है कि वो किसी को फल ही नहीं मिल रहा, इसलिए बंदर भी बस्तियों में भाग रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। तो ये वायु का समाधान, जल का समाधान, अग्नि का समाधान और आकाश का तो हो ही जाएगा जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, घर ठंडा रहेगा। अब सरकार अगर ये नियम सख्ती से लागू कर दे कि हर व्यक्ति को अपनी छत पर चूने की पुताई करनी है। अगर हर घर की छत सफ़ेद होगी तो सफ़ेद रंग, ये फिजिक्स का नियम है कि सूर्य की किरणों को 100% वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और जितना गहरा रंग होता है उतना सोख लेता है।
तो अगर सफ़ेद रंग की छत होगी तो घर कम ठंडा हो, घर कम गर्म होगा, सीधी सी बात है, ठंडा रहेगा। तो छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम पर्यावरण को बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसमें और भी हजारों उपाय हो सकते हैं जो यहाँ बोलने संभव नहीं है, लेकिन व्यक्ति अगर चिंतन करेगा तो हजारों उपाय हो सकते हैं। मैं पर्यावरण के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी बीच में एक मेरे मन में प्रश्न आ गया, मैंने सोचा इस पर ही आपसे बात कर लूं। उत्तर प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के नाम पर प्रदेश में सैकड़ों गौशालाएं चला रही है। इसके बाद भी किसानों का नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। गाय सड़कों पर घूमती हुई देखी जा रही है, छुट्टा साड़ सड़कों पे घूम रहे हैं। किसानों की फसलों की बर्बादी हो रही है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान दोपहर में, रात में अपने फसलों की रखवाली कर रहा है। आखिर ये जो विषमता सरकार की तरफ से हो रही है, गौशालाओं में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, गायों को आप देखेंगे कहीं कोई गाय टक्कर से मर जा रही है, किसी गाय को नदी में फेंक दिया गया है। आखिर हम गौ माता कहते हैं, उनको गौशाला बना रहे हैं, लेकिन फिर भी गौ माता की सुरक्षा हमारी सरकार नहीं दे पा रही है, और किसान तो परेशान है ही, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हर नगर में एक अच्छा मंदिर होता है, हर तहसील में, जिले में कुछ अच्छे धार्मिक ट्रस्ट होते हैं। एक गौशाला के साथ अगर एक धार्मिक ट्रस्ट को, एक अच्छे विद्यालय को, एक अच्छे मंदिर को, ऐसे सामाजिक लोगों को, ऐसे 5 लोगों का, जैसे पंच परमेश्वर होते हैं, ऐसे 5 अलग अलग तरीके के लोगों को, जैसे वहाँ का जो बिजनेस संगठन है जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि उन लोगों की श्रद्धा होती है सेवा में, तो ऐसे बिजनेसमैनों का एक ग्रुप, एक धार्मिक लोगों का ग्रुप, एक प्रसिद्ध मंदिर, एक प्रसिद्ध कोई संत वहाँ के, ऐसे अलग अलग 5 तत्वों को मिला के गौशालाओं के साथ जोड़ देते हैं, और वो उन सेवा में जुड़ते सरकारी कर्मचारियों के साथ, तो गौशालाएं आदर्श हो जाती। क्योंकि सरकार कुल देती है 30 रुपये रोज, अब शायद 50 कर दी है। उसमें भी सरकारी सिस्टम को आप जानते हैं, वो पूरा गायों को पेट भर के मिलता नहीं, उसमें बहुत सारी गायें मर जाती हैं, दुर्दशा है। तो जब समाज के लोग, जिनके मन में गाय के प्रति संवेदना है, वो जुड़ते हैं उस काम से, तो वो फिर कुछ अपनी ओर से लगा देते हैं। जैसे हम एक स्कूल को ही जोड़ दें गौशाला से, और स्कूल का मास्टर, हेड मास्टर अपने सब बच्चों से कहे गऊ ग्रास की रोटी ले आओ घर से, तो 200-300 रोटी जो रोज आएंगी घर से, वो अगर गौशाला पहुंच जाएंगी तो भूसे में तो कोई फूड वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन एक रोटी भूसे के साथ मिल गई तो उसको थोड़ा पौष्टिकता प्राप्त हो गई। ऐसे हर गौशाला में सवामनी बनाने की व्यवस्था, आग्रह करें कि भाई अपना जन्मदिन, अपना मैरिज एनिवर्सरी, अपने पितरों की पुण्यतिथि, गौ माता को सवामन दलिया बनवा के खिलवाएंगे। तो इतने बड़े बड़े केक काटने में खर्च कर रहे हैं, अगर सवामनी की व्यवस्था ये शुरू हो जाए तो सारे देवता गौ माता के अंदर हैं, तो बढ़िया पुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से गांव-गांव में गोचर भूमि है, सब पर दबंगों का कब्जा है। सरकारी अभियान लेके गोचर भूमि को मुक्त कराया जाए तो सारा, और ये जो हर गांव में कर्मचारी हैं, मनरेगा के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड जा रहा है, तो मनरेगा के फंड से हर गांव में 2 ग्वालों की व्यवस्था हो सकती है परमानेंट, और उन दोनों ग्वालों का काम रहे कि गोचर भूमि में उनको चराएं और वहीं उनको बिठाएं, वहीं उनका गोठान बन जाए। तो आप देखिए कि व्यक्ति को रोजगार भी मिल गया, गाय भी, जो गौवंश है वो भी चर लिया आराम से, और उनको बैठने की जगह भी मिल गई। क्योंकि हर गांव के रकबे में भाई साहब 20 एकड़ जमीन गौचर भूमि है। लेकिन ये काम कौन करेगा? फिर वही बात, हम तो कथावाचक, ये तो शासन करेगा, हम सलाह दे सकते हैं। मेरा निवेदन ये है कि जितनी श्रद्धा से योगी जी ने सब गौशालाएँ खोली हैं, उतनी ही श्रद्धा से जो श्रद्धावान लोग हैं समाज के हर जिले में, उन गौशालाओं के साथ यदि जोड़ देंगे तो सारा गौवंश कोई भी सड़क पर नहीं घूमेगा, और सबकी बहुत सुंदर सेवा होगी, और उनके गोबर से, गोमूत्र से जो उत्पाद बनेंगे वो उस पूरे जिले को रसायन फ्री करके अमृत जैसा अन्न और अमृत जैसी सब्जियां उत्पन्न होंगी, उससे सबको अमृत जैसा भोजन प्राप्त होगा। ये भी गौ माता की कृपा से हो जाएगा। ध्यान रखिए, बूढ़ी गाय भी अपने गोबर गोमूत्र से 1 लाख रुपए से ज़्यादा का देती है हमको, लेकिन हम उसका सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे। तो सदुपयोग तब होगा जब सदुपयोग करने की मानसिकता वाले लोग गौशाला से जुड़ेंगे।
इतना सा मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंच जाए तो। देखिए, अतुल जी जुड़े हुए थे, बहुत ही सुंदर विचार हमारे चैनल पर हमारे साथ उन्होंने साझा किया कि कैसे गौवंश की रक्षा करें, कैसे पंचभूतों की रक्षा करें, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करें, और सरकार को, प्रशासन को इनकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए और उस पर एक कमेटी को बैठाते हुए बाकायदा उस पर काम करना चाहिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।